हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। और जो चैप्टर को आज हम कवर करेंगे वो है चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, कि कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पढ़े। ठीक है, तो इस वन शॉट रिवीजन सीरीज से मैं वो डर खत्म करना चाहता हूं बच्चों का। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में जो सबसे पहला टॉपिक है, ठीक है, वो है नीड फॉर रिफॉर्म्स। इसका मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिफॉर्म्स क्या क्या हुए और उनका इम्पैक्ट क्या आया। लेकिन सबसे पहले इससे पहले चलते हैं कि रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, नीड फॉर रिफॉर्म्स बेटा ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना 4 मार्क्स में। ठीक है, तो रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी बेटा, 1950 टू 1990 में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया। ठीक है, 1950 से 1990 के बीच में पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया था कि आपको क्या करना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है अपनी इकोनॉमी को। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीडिंग रोल देने का पर्पस क्या था कि सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। अब सेल्फ सफिशिएंट बनाने में उतने गुड्स पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाया जितने की इकोनॉमी में जरूरत थी। तो सबसे पहला रीजन क्या है नीड फॉर रिफॉर्म्स का, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अब पब्लिक सेक्टर उतने गुड्स नहीं बना पाया जितने की जरूरत थी, तो उन गुड्स को क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेटा इन रीजंस को कनेक्टेड फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर उतने गुड्स नहीं बना पाया, पुअर परफॉर्मेंस किया, तो हमें क्या करना पड़ा, उन गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ा। जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, डेफिसिट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, डेफिसिट में हो गया। ठीक है, अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए 2 तरीके, एक है बोरोइंग, दूसरा है फॉरेक्स रिजर्व का यूज करना। ठीक है, अब क्या किया इंडियन पॉलिसी मेकर्स ने, क्या किया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या किया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट था तो बोरो किया। अब बोरो किया तो अगला ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, तो हमारे ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और फॉरेक्स रिजर्व को यूज किया तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। ठीक है, कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ेंगे तो याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, उतने गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए जितने की जरूरत थी, तो हमें गुड्स को क्या करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा। जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, डेफिसिट में हुआ। और डेफिसिट को कवर करने के लिए या तो बोरो करेंगे, तो बोरो किया तो डेट्स बढ़ते गए, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। और अगर फॉरेक्स रिजर्व को यूज किया बैलेंस करने के लिए तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होते चले गए। ठीक है, और लास्ट जो रीजन है वो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। बेटा इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे, कि उतने गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो जब सप्लाई उतनी गुड्स की नहीं है और डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इकोनॉमी में क्या था, इन्फ्लेशनरी प्रेशर था। तो ये थे नीड फॉर रिफॉर्म्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले मनमोहन सिंह जी जो हमारे उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो क्या हुए, वो गए आईएमएफ के पास कि हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए। ठीक है, कितने का लोन चाहिए, 7 बिलियन डॉलर्स का लोन मांगा था इंडिया ने आईएमएफ से। ठीक है, कि हमें अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो हमें कितने का लोन चाहिए, 7 बिलियन का। तो आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, हम लोन्स ग्रांट करने को तैयार हैं, लोन्स देने को तैयार है, पर उनकी कुछ कंडीशंस थी। तो उन्होंने क्या कंडीशंस रखी थी बेटा, कि आपके यहाँ पे जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है उसे हटाया जाए। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस कैसे, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ, कोटा, ये सब बहुत ज्यादा लगा रखा था भारत सरकार ने, उनको कम किया जाए। ठीक है, सेकंड, रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब जो आपने पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। और थर्ड क्या, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर,
मतलब प्राइवेट सेक्टर पे जो आपने एक्सेसिव रेगुलेशंस लगा रखे हैं, लाइसेंस राज पॉलिसी है ना, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इस तरीके से जो आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं प्राइवेट सेक्टर को, उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ही IMF क्या करेगा, आपको $7 बिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर जो उस टाइम पे थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने वो सारी कंडीशंस को मान लिया और फिर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 2 तरह के मेजर्स को अपनाया। ठीक है, मेजर्स अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1991। कौन कौन से थे? एक को कहते हैं बेटा स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, ये भी CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये भी CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जो मेजर्स अपनाए गए उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्यों अपनाए गए? ताकि हम लोग जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको कंट्रोल कर पाए। और स्ट्रक्चरल मेजर्स क्यों अपनाए गए? ताकि हमें अपनी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? बाय इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कंपटीशन। बेटा अगर इंटरनेशनल कंपटीशन आएगा, अगर कोई भी कंपटीशन, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो कंपटीशन फेस करेंगी, तो कंपटीशन फेस करने की वजह से क्या करेंगे वो लोग, वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, है ना। कॉम्पीट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, और उस वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो कैसे, वो क्या होगी, वो इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट। चलो अब बात करते हैं जो इस चैप्टर का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा लिबरलाइजेशन की, कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया। इसका मतलब क्या, कि आपने अपनी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर पे ग्रोथ एंड एंट्री के रेस्ट्रिक्शंस जो लगा रखे थे उनको हटाया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। तो लिबरलाइजेशन के पीछे आप पर्पस क्या था बेटा, उसको समझते हैं। ठीक है, कि क्या पर्पस था, पर्पस ये था कि टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर। मतलब अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल। बेटा हमारी इकोनॉमी में पोटेंशियल ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने का था, लेकिन हम उस इकोनॉमी में उतना गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितना कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो अब इसके पीछे क्या पर्पस था, कि हमने अपनी इकोनॉमी का पोटेंशियल को अनलॉक करना है। कैसे? कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना है कि आओ आप भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस अब हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को बढ़ाना था। टू इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब पब्लिक सेक्टर ही लीडिंग रोल निभा रहा था, तो अब क्या करना था कि पब्लिक सेक्टर का कंपटीशन करवाना था प्राइवेट सेक्टर से। अब कंपटीशन होगा तो बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो लिबरलाइजेशन के पीछे क्या पर्पस, बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना कि लिबरलाइजेशन के पीछे पर्पस क्या था, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, एंड सेकेंड टू इंक्रीज कॉम्पिटिशन, है ना, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिशन को इंक्रीज करना था। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिबरलाइजेशन में, है ना, लिबरलाइजेशन में 5 तरह के रिफॉर्म्स को लाया गया। ठीक है, पांचों ही रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनको डिटेल में समझेंगे। तो पांचों रिफॉर्म्स कौन से थे? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। एक एक को आप पढ़ते हैं बेटा डिटेल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिबरलाइजेशन में 5 तरह के रिफॉर्म्स, और 5 तरह के रिफॉर्म्स में सबसे पहला जो है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स बेटा 1950 से 1990 के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या था, लाइसेंस राज पॉलिसी थी, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहले उस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी कि हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, उसको क्या कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया। ठीक है, पहली चीज तो ये करी। सेकंड, उन्होंने क्या किया, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था,
पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। पहले लीडिंग रोल दिया गया था, अब उनको लीडिंग रोल नहीं, उनको बैक सीट पे डाल दिया कि अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हम लोग लीडिंग रोल देना चाहते हैं। पब्लिक सेक्टर का रोल क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, MRTP एक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इग्नोर्ड है, ठीक है। MRTP एक्ट क्या है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इस एक्ट में ये कानून लाया गया। इस कानून के अंदर क्या था, मर्जर और एमलगमेशन पॉलिसी के तहत कुछ कानून बनाए गए थे। बेटा पहले क्या था कि अगर कोई कंपनी मर्ज कर रही है या एमलगमेट कर रही है तो उसके लिए भी क्या चाहिए था, परमिशन चाहिए थी गवर्नमेंट से। मर्जर और एमलगमेशन में क्या फर्क है बेटा, मर्जर का मतलब ध्यान से समझना कि अगर दो बड़ी कंपनी आपस में हाथ मिला रही हैं, ठीक है, दोनों साथ में बिजनेस करने को एग्री हो रही हैं, दो बड़ी कंपनी, तो उसे क्या कहेंगे, मर्जर। और एमलगमेशन का मतलब क्या कि एक बड़ी कंपनी बहुत सारी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, ठीक है, एक्वायर कर रही है एक बड़ी कंपनी बहुत सारी छोटी कंपनीज को, तो उसे क्या कहते हैं, एमलगमेशन कहते हैं। तो मर्जर और एमलगमेशन को लेके पॉलिसीज लाई सरकार इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में कि अगर आप मर्ज भी करते हो या एमलगमेट करते हो तो भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कम कर दिया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया गया, और मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसमें मर्जर और एमलगमेशन को भी गवर्नमेंट के हाथ से जाने दिया गया कि गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिफॉर्म्स है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर, बेटा जब वर्ड फाइनेंशियल सेक्टर आ जाए तब ये समझ जाना कि बैंक्स और आरबीआई से रिलेटेड चीजें होंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बच्चों को कई बार इसके नाम याद रह जाते हैं, इसके अंदर क्या था ये याद नहीं रहता, इसीलिए बता रहा हूं कि फाइनेंस सेक्टर का मतलब बैंक्स और आरबीआई, ठीक है। तो इसमें क्या रिफॉर्म्स लाए गए बैंक्स और आरबीआई से रिलेटेड। तो बैंक क्या रिफॉर्म लाए गए, सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। मतलब बेटा 1991 से पहले अगर कोई प्राइवेट प्लेयर चाहता है, कोई पर्सन चाहता है कि मैं अपना बैंक ओपन करूं, तो वो उससे पहले नहीं कर सकता था, ठीक है। 1991 में रिफॉर्म्स लाए कि अगर अब कोई प्राइवेट बैंक स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। सेकंड आया इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 74%। बेटा कुछ बुक्स में ये गलत दिया हुआ है, ये 51% दिया हुआ है, लेकिन असल में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी इन बैंकिंग सेक्टर है ना, इन पर्टिकुलर किस बात में बात हो रही है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में बात हो रही है, तो वो लिमिट कितनी बढ़ा दी गई थी, 74% तक। अब कोई फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर या किसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि आरबीआई का रोल आफ्टर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स चेंज हो गया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। रेगुलेटर से फैसिलिटेटर पे रोल चेंज हो गया, ठीक है। पहले वो रेगुलेट करता था मतलब पूरे बैंकिंग सिस्टम में उसको वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता था, सारी चीज़ें वो बताता था, जैसे कि एक बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा होगा, मर्जर पॉलिसी को वो रेगुलेट करता था, एक्सपेंशन पॉलिसीज को भी वो रेगुलेट करता था, ठीक है, कि अगर कोई दो बैंक को मर्ज करना है तो भी आरबीआई बताएगा कि करना है कि नहीं करना है। एक्सपेंड करना है, कहीं किसी बैंक को ब्रांच खोलनी है, कहीं दूसरी जगह ब्रांच खोलनी है, तो वो भी क्या बताएगा, आरबीआई रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो पहले क्या था, रिफॉर्म से पहले वो रेगुलेटर था, अब क्या हो गया, वो फैसिलिटेटर हो गया। मतलब बैंक्स को क्या इंटरेस्ट रेट रखना चाहिए, किसके साथ मर्जर करना चाहिए, कहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहिए, ये सिर्फ अब आरबीआई क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ गाइड करता है, रेगुलेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उसको सजेशन दे सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। ट्रेड का मतलब हमेशा ट्रेड वर्ड आ जाए तो ये समझ जाना कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात होने वाली है। इन्वेस्टमेंट को अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में सबसे पहली जो चीज थी वो थी कि रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज।
मैंने आपको 1950 टू 1990 में बताया था कि पॉलिसी मेकर्स ने क्या किया कि एक्सपोर्ट्स पे भी टैरिफ लगा रखे थे, ठीक है। तो अब क्या किया गया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया गया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हो सामान तो उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी। क्यों किया गया होगा? टू एनकरेज एक्सपोर्ट, ठीक है। इसके पीछे पर्पस क्या था इस स्टेप के पीछे कि एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, ठीक है। सेकेंड, रिफॉर्म में क्या किया गया? रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, की जो इंपोर्ट है उस पर पहले बहुत ज्यादा ड्यूटीज और बहुत ज्यादा टैक्सेस टैरिफ्स लगा रखे थे, उनको क्या किया गया? कम किया गया। क्यों कम किया गया? ताकि इकोनॉमी में इंटरनेशनल कंपटीशन क्या हो? इंक्रीज हो, ठीक है। कंपटीशन इंक्रीज होगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को कम किया गया। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया? कम किया गया, ठीक है। वो भी इसीलिए किया गया था कि इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़े। अब इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, है ना, इन दोनों ही को, है ना, इजी किया गया कि किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो वो बहुत आसानी से इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्यों किया गया? एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। बहुत आसान बेटा, 1991 में जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स लाए गए तो सबसे पहला था डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। मतलब डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी का मतलब कि हमारे रुपी की वैल्यू कम की गई बाय द गवर्नमेंट। बेटा 1991 से पहले हमारे यहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था। जिन्होंने मुझसे फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा है वो जानते हैं कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करती है तो उसे क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन। मतलब 1991 से पहले क्या था हमारे यहाँ पे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहले क्या किया गया? रुपी की वैल्यू को डीवैल्यू किया गया, है ना, कम किया गया। और नेक्स्ट जो रिफॉर्म लाया अंडर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वो था मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है हमारे यहाँ पे? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये कब हुआ था? 1991 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स है वो है हमारे टैक्स रिफॉर्म्स की 1991 में टैक्स में किस तरीके से चीजों में बदलाव किए गए, ठीक है। तो टैक्स कौन से होते हैं बेटा? एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स में 1991 में क्या बदलाव किए गए कि डायरेक्ट टैक्स के जो रेट थे उन्हें क्या किया गया? कम किया गया, ठीक है। अब कम किस पर्पज से किया गया? कि टैक्स इवेजन कम हो जाए। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है बेटा? कि जब फाइन्स, पेनल्टीज और टैक्सेस ये ज्यादा होते हैं तो जब ज्यादा होते हैं तो क्या होता है कि लोग इनको फाइन्स और पेनल्टीज और टैक्स देने से कतराते हैं, है ना, हाथ पीछे खींचते हैं, कुछ दूसरा तरीका निकालते हैं टैक्स चोरी करने का, ठीक है। तो जब टैक्स रेट कम होते हैं, ऐसा देखा गया है कि जब टैक्स रेट कम होते हैं तो टैक्स रेट कम होता है तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाता है सरकार का, ठीक है। तो इस पर्पज से, कौन से पर्पज से? टैक्स इवेजन को कम करना है। टैक्स इवेजन को क्या करना है? टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है बेटा? टैक्स चोरी, ठीक है। कि टैक्स चोरी को कम करने के लिए क्या कर दो कि डायरेक्ट टैक्स का जो रेट है उसको कम कर दो, ठीक है। तो ये किया डायरेक्ट टैक्स में। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या किया कि इनडायरेक्ट टैक्स को फाइल करने का जो प्रोसेस था उसको क्या किया गया? सिंप्लीफाई कर दिया गया, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन में हमने पांचों रिफॉर्म्स को पढ़ा। इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज एंड टैक्स रिफॉर्म्स। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले अगेन समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। ये बेटा तीनों कीवर्ड्स हैं, ये आपके डेफिनेशन में होने चाहिए। कैसे याद रखेंगे? .com, ठीक है, .com, कंट्रोल, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर टू
प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब प्राइवेटाइजेशन बेटा दो तरीके से होता है। यहां से इस पार्ट से सैंपल क्वेश्चन पेपर, इस पार्ट से सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर की जो चीजें हैं, कंपनीज हैं, उनका क्या कर दो, ओनरशिप और मैनेजमेंट पूरा ट्रांसफर कर दो। ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दो, मतलब पूरा बेच दो, पूरी कंपनी को बेच दो। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। एक तो ये हुआ प्राइवेटाइजेशन। सेकंड क्या होगा? सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी, सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब क्या कि आपने पूरी कंपनी नहीं बेची, उसके कुछ शेयर्स बेच दिए, कुछ इक्विटी बेच दी। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट। इस वाले पार्ट में क्या किया? पूरी ओनरशिप और मैनेजमेंट ट्रांसफर कर दी। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या किया कि कुछ शेयर्स को बेचा, 10% शेयर बेच दिए, 20% शेयर बेच दिए। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इन दो तरीके से प्राइवेटाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्राइवेटाइजेशन के फेवर और अगेंस्ट दोनों में पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट्स बताओ। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के फेवर्स या डिसइन्वेस्टमेंट के फेवर एक ही बात है। फेवर में क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ? टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मतलब बेटा पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है ना, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं है, मतलब वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है, बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड सोच नहीं है उनकी। तो प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट क्या है कि प्राइवेट कंपनी है, तो अगर कोई कंपनी को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो वो किस लिए काम करेगी? प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, एफिशिएंसी बढ़ाएगी और जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के फेवर में क्या पॉइंट? टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सेकेंड, टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। बेटा मॉडर्नाइजेशन को कैसे फैसिलिटेट करेगा प्राइवेटाइजेशन? कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या करेगा? प्रॉफिट कमाने की तरफ ध्यान देगा। प्रॉफिट कमाने की तरफ ध्यान देगा तो कौन सी टेक्निक्स को अपनाएगा? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को अपनाएगा। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को जब वो अपनाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। प्राइवेट मैनेजरियल कैपेबिलिटीज एंड कैपिटल विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। बेटा ये क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन को करते वक्त इस बात पे बिलीव किया गया कि अब क्या होगा कि जो प्राइवेट मैनेजर्स आएंगे, प्राइवेट मैनेजर्स और जो प्राइवेट कैपिटल आएगा, वो क्या करेगा? इकोनॉमी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। सो इट वाज बिलीव्ड दैट प्राइवेट मैनेजरियल कैपेबिलिटीज एंड कैपिटल विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये थे फेवर वाले पॉइंट्स। अब बात करते हैं अगेंस्ट वाले पॉइंट्स की। अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स बोल सकते हैं प्राइवेटाइजेशन की? बेटा पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल क्यों दिया गया था? क्योंकि सोशल वेलफेयर करना था। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज को अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो वो सोशल वेलफेयर क्या होगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये भी अगेंस्ट में पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनीज कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से प्रोडक्शन करेंगी। तो अब उस वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीनों से प्रोडक्शन होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनीज का फोकस होगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे यहां से क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है इस साल के पेपर में। ठीक है, स्पेशल स्टेटस, मतलब कि कुछ कंपनीज को गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया, कैटेगराइज किया 1991 में कि इन कंपनीज को क्या किया जाए? स्पेशल स्टेटस दिया जाए। स्पेशल स्टेटस देने का मतलब क्या, अभी समझते हैं। पहले स्पेशल स्टेटस कैसे कैसे दिए? बेटा कुछ कंपनीज को महारत्न डिक्लेयर किया, कुछ को मिनी रत्न डिक्लेयर किया और कुछ को नवरत्न डिक्लेयर किया। इन तीन कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने कंपनीज को कैटेगराइज किया, डिवाइड किया। ठीक है, अब महारत्न कंपनीज कितनी थी? 10 थी। 10 कंपनीज को महारत्न बोला गया और उनमें से कुछ है ना, उनमें से कुछ हैं
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो दो कंपनीज हैं इन्हें किस चीज का दर्जा मिला? महारत्न, है ना बेटा। और भी कंपनीज हैं बट अपने को NCERT में दो ही दिए हैं तो अपन दो के नाम याद रखेंगे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सीमा से। ठीक है, सीमा S से क्या है? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। I से क्या है? IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और MA ये बताता है कि ये कौन सी कंपनी है? महारत्ना कंपनी है। तो महारत्ना का निमोनिक क्या है? सीमा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मिनी रत्न कंपनी कितनी है? 74। अपने को सबके नाम याद नहीं रखने हैं। कौन से याद रखने हैं? कि मिनी रत्न कौन सी कंपनी है? BSNL। ठीक है, AAI का मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और थर्ड है IRCTC। बेटा रेलवे में जाते हो ना तो टिकट कैसे बुक करते हैं, या पूरा कैटरिंग का काम किसके पास है? IRCTC के पास। इसको कैसे याद रखेंगे? मिनी बार। मिनी बार, मिनी का मतलब मिनी रत्ना और बार का मतलब B से BSNL, A से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और R से IRCTC। अब आप बोलोगे कि IR से कैसे हो गया? बेटा I लिखता तो ये कंफ्यूजन होता कि IRCTC वाला I है या IOCL वाला I है, इसलिए मैंने R को ले लिया। ठीक है, और निमोनिक भी सही बन रहा था, मिनी बार। ठीक है, तो IRCTC। R से क्या याद रखना बेटा? IRCTC। तो मिनी रत्ना कंपनी कौन सी? BSNL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IRCTC। अब बेटा क्या आप पूछोगे कि क्या ये याद रखना जरूरी है? तो बेटा बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इनमें से कौन सी, है ना, इनमें से कौन सी सरकार ने मिनी रत्न कंपनी को घोषित किया था। किस कंपनी को सरकार ने मिनी रत्ना में कैटेगराइज किया था? ठीक है, आपको कंपनीज के नाम दे दिए जाएंगे तो आपको ये नाम याद रखना जरूरी है। जो थर्ड कैटेगरी थी बेटा वो थी नवरत्ना। इसमें 14 कंपनीज, 14 कंपनीज को रखा गया। और इसमें कौन कौन सी थी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, महानगर टेलीफोन कंपनी। ठीक है, अब पता नहीं कौन सी कंपनी है, मैंने भी पहली बार ही नाम सुना है बेटा। पर इन दोनों के अलावा, इन दो निमोनिक के अलावा, ठीक है, सीमा और मिनी बार के अलावा जितनी कंपनीज हैं वो सारी कौन सी मानी जाएंगी? नवरत्न मानी जाएगी, है ना। इसका कोई निमोनिक नहीं है, याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी में कंपनीज को डिवाइड किया गया। महारत्ना, मिनी रत्ना एंड नवरत्ना। महारत्ना कौन सी? सीमा। S से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, I से IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, और MA सीमा का MA क्या बता रहा है आपको? महारत्ना। मिनी रत्ना क्या? मिनी बार। मिनी से मिनी रत्ना, B से BSNL, A से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और R से IRCTC। नवरत्न में कौन सी कंपनीज हैं? HAL और महानगर टेलीफोन लिमिटेड। ठीक है, चलो अब स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया? ठीक है, क्यों दिया गया? क्या पर्पस था? कि इन कंपनीज को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ग्रेटर ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी इनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो कंपनीज अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से ऑपरेट और मैनेज करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल ऑटोनॉमी दी गई। और क्यों दी गई? ताकि प्रोफेशनलिज्म को इन्फ्यूज किया जा सके। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म को इन्फ्यूज क्यों करना था? ताकि प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ानी थी। ठीक है, कि ये कंपनीज प्रोफेशनल तरीके से काम करें। और कैसे काम करेंगी? जब इनको ऑपरेशनल और मैनेजरियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। और क्यों किया? ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो ये है स्पेशल स्टेटस, और मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन अगेन सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ। इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? कि हमारी नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब इसके फेवर और इसके अगेंस्ट में भी पूछा जाते हैं पॉइंट्स कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में क्या पॉइंट्स हैं और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में बात करते हैं। सबसे पहला है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। इसका मतलब क्या कि लेट सपोज कि मान लो कि पहले इंडियन कंपनी कोई थी, इंडियन कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी तो उसके लिए मार्केट क्या था? सिर्फ इंडिया। ठीक है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया?
उसको क्या मिल गया, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल गया, मतलब उसके प्रोडक्ट अब पूरे वर्ल्ड में जा सकते थे, ठीक है। तो फेवर में क्या लिख सकते हैं, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में ऑब्वियसली मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। थर्ड, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। बेटा यहाँ पे किस बंदे का नाम लिख सकते हो आप, सुंदर पिचाई, ठीक है, जो गूगल के CEO हैं, ठीक है, सबको पता होगा। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो स्किल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए मिलने लग गई, ठीक है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का पॉइंट है जो हम लोग फेवर में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगेंस्ट में क्या लिख सकते हैं बेटा, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेगेटिव चीजें क्या हुई, कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम MNCs, मतलब कि डोमेस्टिक कंपनीज, जो डेवलपिंग कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या करना पड़ा, बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर क्वालिटी के गुड्स हैं, ठीक है। तो उनको उनसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। सेकंड जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट में क्या लिख सकते हैं, कि इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ। ब्रेन ड्रेन का मतलब जो टॉप क्वालिटी के ब्रेन्स थे, जो टॉप क्वालिटी के स्किल्ड पर्सन्स थे, वो डेवलपिंग कंट्रीज से कहाँ पे शिफ्ट होने लग गए, डेवलप्ड कंट्रीज में। जैसे सुंदर पिचाई ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन है, लेकिन अब वो कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो हमारे यहाँ से डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होने लगा, ब्रेन ड्रेन होने लगा बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा बेटा, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रूड मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज रादर देन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या मतलब हुआ इसका, कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा मिला डेवलपिंग कंट्रीज से। कैसे, इस पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे बेटा, कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा डेवलप्ड कंट्रीज को ऐसे मिला कि उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, ज्यादा कैपिटल था, ठीक है, और उनके पास गुड्स, क्वालिटी वाले गुड्स थे, ठीक है। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उनको क्या हुआ, कि डेवलपिंग कंट्रीज का मार्केट एक्सेसिबल हो गया। इस वजह से क्या हुआ, कि उन्होंने मोनोपोली बना ली और उन्होंने क्या किया, मार्केट को डिसरप्ट कर दिया डेवलपिंग कंट्रीज के, और वहां का पैसा कहां पे शिफ्ट होने लगा, ड्रेन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का फायदा किसको मिला, डेवलप्ड कंट्रीज को मिला, डेवलपिंग कंट्रीज को उसका फायदा कम मिला, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आउटसोर्सिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बेटा यहाँ से। आउटसोर्सिंग क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि आउटसोर्सिंग का मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टी विच वॉज अर्लियर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्सिंग का बेसिक सा मतलब यह है बेटा, कि मान लो कि आपको इकोनॉमिक्स के जो आपके स्कूल टीचर हैं उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट दिया, तो अब आपने खुद नहीं बनाया, वो क्या किया, किसी और को, कोई शॉप वाला बना रहा है तो आपने उसको पैसे दिए और उससे प्रोजेक्ट बनवा लिया। तो इसे क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग। कैसे, कि पहले जो एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करते थे, अब आपने क्या किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया किसी थर्ड पार्टी को। आपने वो काम जो पहले आप खुद करते थे, अब क्या किया, पैसे देके किसी और से करवा लिया। इसे क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये। अब आउटसोर्सिंग का है ना, दुनिया में आउटसोर्सिंग का हब इंडिया बन चुका है, ठीक है। जितनी भी कंपनी है ना, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, वो काम करती हैं जो यूएसए से इनको मिलता है, ठीक है। यूएसए, इजराइल वाली जो कंपनीज इनको काम देती हैं, ये वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। और इंडिया उसका फेवरेबल डेस्टिनेशन क्यों बन गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो देखते हैं कि क्यों बन गया है। तो पहला रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, कि हमारे पास
मैन पावर बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। बेटा यहाँ स्किल्ड से है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे स्किल्ड का मतलब है जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, सिंपल, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या, हमारी मातृभाषा को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। आपने कई बार स्कूल में भी ये सुना होगा कि स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो स्किल्ड मैन पावर का मतलब क्या है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं, तो इसीलिए भी फेवरेबल डेस्टिनेशन है आउटसोर्सिंग का इंडिया। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, मतलब कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं वो बहुत कम रेट में काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए भी फॉरेन कंपनीज को अपना काम इंडिया वालों को सौंपने में क्या है, बहुत ज़्यादा फायदा है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। और थर्ड है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी आउटसोर्सिंग को सपोर्ट करती है। दूसरी कंपनीज को क्या करती हैं, टैक्स हॉलीडेज देती हैं और टैक्स कंसेशन देती है कि अगर आप इंडिया में सेटअप करोगे या इंडिया में अपने काम को आउटसोर्स करोगे तो आपको 1 साल तक या 6 महीने तक कोई टैक्स नहीं देना। तो ऐसा इस चीज़ को क्या कहते हैं, टैक्स हॉलीडेज कहते हैं। टैक्स कंसेशन क्या उनको कम टैक्स देना है, तो टैक्स कंसेशन और टैक्स हॉलीडेज का मतलब ये होता है बेटा, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, इंडिया क्यों आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन गया, और अब देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज क्यों इसको अपोज कर रही हैं, कि डेवलप्ड कंट्रीज जो वहाँ की कंपनीज इंडिया को आउटसोर्स कर दे रही हैं अपना काम, तो वहाँ के लोग इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, उसका रीज़न देखते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या, ट्रांसफर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज या इंडिया, ठीक है। बेटा हो क्या रहा है कि जब वहाँ की कंपनीज काम को इंडिया ट्रांसफर कर देंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे क्रिएट नहीं होने की बजाय कहाँ पे क्रिएट होंगी, इंडिया में, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर रही है डेवलप्ड कंट्रीज, इसको अपोज कर रही है, क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर क्रिएट होना चाहिए थी वो कहां पर क्रिएट हो गई, डेवलपिंग कंट्री, या फिर कहां पे क्रिएट हो गई, इंडिया में क्रिएट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। बेटा ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, मतलब कि अगर वो लोग हमको काम दे रहे हैं, ठीक है, तो जब हम बदले में काम करके देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। पैसे किस फॉर्म में मिलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज में मिलेंगे, डॉलर्स में मिलेंगे। तो क्या हो रहा है कि उनकी वेल्थ, जो उनके डॉलर्स हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्यों अपोज कर रही हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये थे आउटसोर्सिंग में ये सारे टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। बेटा इग्नोर टॉपिक, और मैंने पहले ही लिख दिया है कि इस साल यहां से क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट नोट आएगा, थिंकिंग बेस आएगा, वो नहीं पता, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 19 मार्च के पेपर में, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितनी चीजें थी मैंने पॉइंट वाइज कवर की हैं, फटाफट समझते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है किसका, गैट का। गैट क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बेटा सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या था, गैट था, है ना, उसको इसने सक्सीड किया, मतलब कि गेट को हटा के फिर क्या बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। तो गैट था इससे पहले, और गैट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1948 में। 1948 में गैट को स्टैब्लिश किया था, 23 मेंबर कंट्रीज थे उस टाइम पे, ठीक है। तो 23 मेंबर कंट्रीज ने सब मिलकर 1948 में क्या बनाया था, गैट बनाया था, जिसको खत्म करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, उसको फाउंड किया गया 1995 में, ठीक है, उसको फाइंड किया गया 1995 में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फाइंड हुआ, 1995 में। किसका सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है, गैट का, जो कब स्टैब्लिश हुआ था, 1948 में। कितने मेंबर कंट्रीज थे, 23। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को क्यों स्टैब्लिश किया गया, टू एडमिनिस्टर ऑल मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन इंटरनेशनल मार्केट। बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्यों स्टैब्लिश किया गया, ताकि जो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, मल्टीलैटरल का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा कंट्रीज, है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो सही तरीके से हो और सारे ही कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसमें, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। अब ये क्या था, रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइन, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कर रखा है, रूल्स बना रखे हैं
खैर वो बात अलग है बेटा कि उन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज या जो पावरफुल कंट्रीज है उनकी चलती है WTO में, लेकिन रूल्स तो बना ही रखे हैं। तो ये क्या है, WTO क्या है बेटा, रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजाइम है। उसके बाद पढ़ते हैं कि क्यों बनाया गया, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को इजी बनाया जा सके, है ना। कैसे इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। बायलैटरल ट्रेड क्या होते हैं, जो दो देशों के बीच में है उसे बायलैटरल बोलेंगे, जहां पे दो से ज्यादा देश हैं उसे क्या बोलेंगे, मल्टीलैटरल बोलेंगे। तो बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड आसानी से हो पाए, इसीलिए WTO की खोज हुई, WTO को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट, कैसे ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है बेटा, थ्रू रिमूवल ऑफ ट्रेड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई मेंबर WTO का मेंबर कंट्री है तो वो किसी और देश पे अननेसेसरी टैरिफ और नॉन टैरिफ लगा दे, बैरियर्स को लगा दे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो WTO क्या करेगा, उस देश पे एक्शन लेगा। बेटा अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये फालतू के ऑर्गेनाइजेशन है। WTO सिर्फ उनको सपोर्ट करता है जिनके पास पैसा है और जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब WTO के एडवांटेजेस टू इंडिया एंड डिसएडवांटेजेस टू इंडिया, ठीक है। ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है बेटा WTO से, तो मैं सारा ही चीज़ कवर कर रहा हूँ WTO के बाद। तो एडवांटेजेस क्या है कि इंडिया को क्या मिला, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल गया। फिर क्या हुआ, WTO की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो दूसरे देशों ने हमारे ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे, वो क्या हो गए, हमारे लिए कम हो गए, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इंडिया के लिए कि WTO का मेंबर बनने पे हमें क्या डिसएडवांटेज मिल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया फील्स चीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। बेटा WTO के मेंबर बन गए तो अब WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब डेवलपिंग कंट्रीज, जो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है, उनको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ओपन किया तो वहां के जो गुड्स थे, ठीक है, वहां के गुड्स क्या हो गए, इंडिया में बहुत ज़्यादा आने लग गए। इस वजह से क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया को क्या हुआ कि चीटिंग जैसा महसूस हुआ कि यार ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज। बेटा जो WTO के मेंबर्स हैं उसमें बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ WTO, ठीक है। और जो दुनिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो WTO में जो इंटरनेशनल ट्रेड का रेशियो है वो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में ज़्यादा है, इसलिए भी डेवलपिंग कंट्रीज को जैसे इंडिया को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं हुआ। ये हम लोग लिख सकते हैं डिसएडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब कि जो रिफॉर्म्स हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब पॉजिटिव भी देखने हैं और नेगेटिव भी देखने हैं। चलो क्रिटिकल एनालिसिस, रिफॉर्म्स के पॉजिटिव क्या लिख सकते हैं बेटा, रिफॉर्म्स क्यों क्यों लाए गए थे कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, डेफिसिट था, फॉरेक्स रिजर्व कम होते जा रहे थे, तो उन्हीं को हम लिख देंगे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो गया, और क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हुआ। ये हम लिख सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स या पॉइंट्स इन फेवर ऑफ रिफॉर्म्स। अगेंस्ट में क्या लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर, बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, 4 मार्क का क्वेश्चन था कि रिफॉर्म प्रोसेस के नेगेटिव पॉइंट्स बताओ कि नेगेटिव क्या इंपैक्ट हुआ। तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, नेग्लेक्ट किया गया। बेटा इस पूरे चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात ही नहीं करी। तो रिफॉर्म प्रोसेस में क्या किया गया, एग्रीकल्चर को कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया। सेकंड, कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडीज थी, एग्रीकल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं बेटा, कि जो सब्सिडीज थी फर्टिलाइजर की, है ना, तो रिफॉर्म प्रोसेस में उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो कम किया तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर
का जो प्रोडक्शन था वो फार्मर्स के लिए क्या हो गया, और ज़्यादा कॉस्टलियर हो गया, और ज़्यादा महंगा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट्स पे से क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि बाहर के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे वो भी इंडिया में आने लगे और इंडियन फार्मर्स को क्या करना पड़ा, कंपटीशन को फेस करना पड़ा। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रिफॉर्म प्रोसेस ने एग्रीकल्चर को किस तरीके से अफेक्ट किया, तो बेटा इन पॉइंट्स के अराउंड आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट रीजंस फॉर लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड। बेटा ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है कि रिफॉर्म्स के बावजूद इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत कम ग्रोथ करी, बहुत कम रेट से ग्रो किया। तो उसके कारण क्या थे, तो उसके कारण थे बेटा चीपर इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, कि जो इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं वो बहुत सस्ते आ रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे बेटा चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेड गुड्स आते हैं और वो बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों नहीं ग्रो कर पाया, क्योंकि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनके रेट काफ़ी कम है, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाई। ठीक है, सेकेंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स के बाद बहुत ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट किया। उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का मतलब कि इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए रहता है बेटा, पावर सप्लाई चाहिए रहती है, रोड्स, रेलवेज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो हमारे गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी कम इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से प्राइवेट इंडस्ट्रीज ओपन ज़्यादा नहीं हो पाई और इसकी वजह से प्राइवेट इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्रो नहीं किया। ऑब्वियसली बेटा उनको पावर सप्लाई नहीं मिलेगी टाइम पे, तो वो क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे। ठीक है, चलो तो ये था आपके लिए पूरा चैप्टर नंबर 3। मैंने हर टॉपिक को डिटेल में क्वेश्चन वाइज, है ना, कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके से उसको कवर किया। ठीक है, तो सारे ही टॉपिक को डिटेल में समझाया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी बेटा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। बेटा टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। मैं इस चैप्टर के सारे PYQs उसमें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चैनल से जुड़ जाओ और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।